औरत को ना चांदी चाहिए न सोना चाहिए, उनको सबसे पहले अच्छी वाली आयरन की टेबलेट चाहिए। किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो अभी तक आपने अपने प्रोफेशन में देखे? सिगरेट पीने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। जो कह रहे हैं हमने 10 साल से तो कोई टेस्ट ही नहीं करवाया। ये प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में आयरन की टेबलेट नहीं दी जानी चाहिए। तो मूवमेंट इज मेडिसिन, हमें हर 20 मिनट के बाद उठ के चलना चाहिए। उनका जल्दी नाक से ब्लीडिंग हो जाता था। वो औरतें जिनको फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस होते हैं उनको आयरन टेबलेट लेनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग कश्मीर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट इदरीस बख्तियार और आज के जो मेरे मेहमान हैं ही इज़ अ डॉक्टर और इनका नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल खान। ही इज़ MD मेडिसिन एंड ट्रेंड हेमाटोलॉजिस्ट फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज हमने इन्हें स्टूडियो में मदऊ किया और हमने सोचा कि इनसे डिफरेंट मौजू पे बात की जाए। मेरे साथ हैं डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब। हाँ, शुक्रिया इदरीस बख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दिया कि कुछ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे उनके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए, ताकि पब्लिक में कुछ अवेयरनेस हो। राइट एक जानकारी बढ़े। साहब पहले तो बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया आप हेमाटोलॉजिस्ट हैं और MD मेडिसिन भी हैं। हेमाटोलॉजी से हम शुरू करते हैं। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ बेसिकली हेमाटोलॉजी, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, जो खून है ना वो रिवर ऑफ लाइफ है। ब्लड इज रिवर ऑफ लाइफ। राइट। खून अच्छा है, अच्छी तरह फ्लो कर रहा है ब्लड बॉडी में, तो अगर इसकी कमी होती है या ज्यादती होती है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं, इसमें प्लाज्मा होता है, पानी भी होता है। बिल्कुल। और आप मान लीजिए 90% तकरीबन पानी होता है। अगर खून गढ़ा होगा तो यानी कि अगर मैं मान लीजिए अगर डिहाइड्रेटेड आप हैं, आपका खून में गाढ़ा हो सकता है। अगर आपने हाइड्रेशन ठीक रखा है, खून आपका फिर अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा होगा। सो हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं, एनीमिया है, खून की कमी या खून की ज्यादती होनी, सेल्स की कमी, WBC अगर कम हो गए वो भी प्रॉब्लम है। WBC ज्यादा होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। ल्यूकेमियास भी हैं, ब्लड कैंसर्स होते हैं, लिम्फोमास हैं। इस तरीके से हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं। तो हेमाटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है इन डिसऑर्डर्स के साथ। राइट। तो किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो अभी तक आपने अपने प्रोफेशन में देखे या अभी जो आपको लगते हैं बहुत कॉमन है? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट है एनीमिया, खून की कमी जो है। आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको 6 महीने तक कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं देनी होती है, मदर्स मिल्क देना होता है या मिल्क देना होता है। तो उसके बाद क्या होता है, माँ के दूध में आयरन नहीं होता है, तो आप 6 महीने के बाद देखेंगे बच्चे का जो कलर है वाइटिश होता जा रहा होता है, पेल जैसा लगेगा। तो क्या होता है, एनीमिया स्टार्ट होता है एवन चाइल्डहुड में। तो 6 महीने के बाद के बच्चे को इमीडिएटली, जो एल्डरली लोग खा रहे होते हैं, डाइट वो देनी होती है जिसमें आयरन रिच होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे न्यूनेट्स को, यानी कि जब पैदा होता है बच्चा, उस टाइम उसका हीमोग्लोबिन 21 ग्राम होता है। और 6 महीने के बाद उसका हीमोग्लोबिन तकरीबन कुछ 10 ग्राम रह जाता है। तो इसीलिए उसको स्टार्ट में देना पड़ता है, आयरन वाली चीजें स्टार्ट करनी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे कि एनीमिया जो है, खून की कमी होने, ये एवं चाइल्डहुड से लेकर आप देखेंगे औरतों में एक कंडीशन होती है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है मेनार्की, यानी उनको पीरियड्स जब फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस जब स्टार्ट होते हैं और जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसको मेनोपॉज बोलते हैं। इस पीरियड में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसमें क्या होता है, एक औरत को तकरीबन फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस तकरीबन 30 ml से लेकर 50 ml तक एक पीरियड में ब्लड लॉस होता है। तो हाँ, इसीलिए क्या होता है, हर औरत को तकरीबन आप देखेंगे कहीं ना कहीं एनीमिया होता है। तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रेगनेंसी में तो बहुत कॉमन होता है। बिल्कुल, पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें आयरन ना टेबलेट देनी भी नहीं चाहिए। आयरन रिच डाइट खा सकते हैं, लेकिन उस दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में आयरन की टेबलेट नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद बच्चे को आयरन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ती है, टिश्यूज में ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो माँ का ब्लड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है आल्दो, तो वहां से उसको एक्स्ट्रा आयरन देना पड़ता है प्रेगनेंसी में। इम्पॉर्टेंट यह है कि प्रेगनेंसी में इसके अलावा आल्दो प्रेगनेंसी एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। बिल्कुल, हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, यानी कि उनका जो ब्लड है थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, उनमें जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं
वो ज्यादा होते हैं और ब्लड क्लॉट्स होने के खतरात होते हैं। राइट। जैसे आप देखेंगे डीवीटी उनके हो जाता है, उनकी जो टांग की जो रगें होती हैं उनके अंदर ब्लड ब्लॉक हो सकता है, क्लॉट आ सकते हैं। सो डिलीवरी के टाइम भी कुछ वो क्लॉट्स तकरीबन कॉम्प्लिकेटेड कभी न कभी हो सकते हैं। तो ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शंस में यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जो लोग बहुत लाइटली लेते हैं या मतलब लोगों को ना मतलब जो मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के माइंड में होते हैं, जो शायद वो सीरियसली नहीं लेते हैं, मे बी दे थिंक कि चलो ब्लड का इशू है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है। तो मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू टेक दिस थिंग सीरियसली? देखिए, अक्सर ये बोला जाता है भाई खून की कमी है तो पालक खाओ, खून की कमी है तो दिस बीट रूट खाओ, चुकंदर खाओ। इसमें शक नहीं है, करेक्ट है। कई लोगों को पालक खाने से भी किडनीज में स्टोन्स बन सकते हैं, क्रिस्टल्स बन सकते हैं, तो ऑक्सलेट स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं। तो उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली कहीं भी अगर एनीमिया डेवलप होगा या डायग्नोस हो जाए तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए होता है किस टाइप का एनीमिया है। खून की कमी जो है वो आयरन डिफिशिएंसी की वजह से है, B12 या फोलिक एसिड की कमी की वजह से है। अगर खून की कमी, बोन मैरो खराब है, बोन मैरो जो सेल्स हैं वो बना नहीं रहे हैं, आपकी तिल्ली इनलार्ज हो रही है, स्प्लीन जो है उसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ आरबीसीज, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। वहां पे जो पुराने सेल्स होते हैं, जो ब्लड की लाइफ जो होती है आरबीसीज की 120 डेज होती है, 120 डेज के बाद वो नए सेल्स रीजनरेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपका कहीं एनीमिया डायग्नोस हो जाए या आपको लगा बच्चा पेल है या औरत है या कोई भी आप चलते फिरते देखते हैं, जब भी कुछ साइंस देखते होते हैं, जैसे ये क्रीज जो होती है ना, ये अगर क्रीज रेड है तो उसका मतलब है हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से ज्यादा है। ये क्रीज अगर इससे कम है तो उसका मतलब खून 7 ग्राम से कम है। जैसे पहले मैं आपको बता दूंगा नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए। हाँ, इस पे मैं पूछना चाह रहा था कि एक ये था कि क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि who can donate the blood? Okay, excellent. And what is the मतलब normal range of blood कितना होना चाहिए, मतलब it should not exceed beyond this? Excellent, बिल्कुल। जो खून का कमी तो मैंने बताया एनीमिया बोलते हैं। How we can define anemia? प्रेगनेंसी में अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसको एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। ओके। जो भी ब्लड डोनेट करना चाहेगा उसका हीमोग्लोबिन एज पर गाइडलाइंस, जो FDA गाइडलाइंस है, फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, हीमोग्लोबिन शुड बी मोर देन 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। उससे अगर कम होगा ही कैन नॉट विजिट द ब्लड बैंक। उसको पहले एक CBC करना होता है, तो ब्लड बैंक वालों को दिखाना होता है कि मेरा खून फिट है, मैं फिट हूं, तभी जाके डोनेट करेगा। जो फिट हुआ है वही हिट है, तो जो फिट डोनर होगा वो जाके उसका ब्लड को बेनिफिट में मिलेगा। सिमिलरली हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है, अगर कोई औरत है उसका हीमोग्लोबिन 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। मर्दों में अगर हीमोग्लोबिन 17.5 ग्राम से ज्यादा है, इसके साथ और कुछ वैल्यूज होते हैं, हेमाटोक्रिट भी देखना पड़ता है। फीमेल्स में हेमाटोक्रिट 47% होना चाहिए, मर्दों में हेमाटोक्रिट 51% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो है उसका मतलब खून ज्यादा है। ज्यादा खून को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। पॉलीसाइथेमिया भी आगे दो टाइप का है, एक प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, एक सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। जो प्राइमरी है वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इट कैन बी कैंसरस, इट कैन टर्न डेंजरस। जो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा, कोई लोग हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, मान लो कश्मीर का आदमी लद्दाख चला गया, तो क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीजनेशन कम होती है हाई एल्टीट्यूड पे, उनको क्या होता है, सेल्स ज्यादा आरबीसी बनाते हैं और हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है और उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। सिमिलरली कुछ स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। विंटर्स में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है क्योंकि कुछ न कुछ ऑक्सीजन की कमी होती है। एवं कश्मीर में भी आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग जो CBC करेंगे तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। तो पॉलीसाइथेमिया जो होता है, जिसको खून ज्यादा हो गया, उनसे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, चेस्ट पेन हो सकता है, उसको ये सोचा जाएगा या इसको जो चेस्ट पेन है ये हार्ट अटैक हुआ है, बेसिकली उसका खून मोटा हुआ है, खून घना हुआ है। तो जो थिक ब्लड है वो आहिस्ता आहिस्ता रगों में स्लगिश फ्लो करेगा, विद रिजल्ट चेस्ट पेन भी कर सकता है, हेडेक भी कर सकता है, सांस भी चढ़ सकती है, दम हो सकता है उसको। तो उस सूरत में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो जाएगा अपना ब्लड जो है उसको डोनेट नहीं करना, बल्कि उसको हम बोलते हैं फिलबाटमी। यानी कि वो आप मान लीजिए, मैं उसको नहीं बोलूंगा गंदा खून है, ये बोलना है कि एक्सेस खून है, क्योंकि बॉडी में एक्सेस खून को संभालने का ताकत नहीं है। बिल्कुल। अगर उसको ब्लड ज्यादा होता रहा, बोन मैरो ज्यादा बना रहा है,
कोई डाइट से भी, एक्सेस डाइट लेने से भी, आयरन ओवरलोड होने से भी हेमोक्रोमेटोसिस होता है, तो उससे भी ये चीजें आ सकती हैं। तो उस सूरत में इनको ब्लड निकालना, ब्लड लेटिंग को बोलते हैं फ्लेबाटमी। राइट। तो गाइडलाइंस के मुताबिक उसको अपना हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट तकरीबन 51% मेल्स को रखना है, और हीमोग्लोबिन जितना एक रेंज में रहेगा वो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब ये पूछूंगा, जैसे अगर ब्लड में कभी कोई डिसऑर्डर हो, उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं क्या? जैसे मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके नेचुरली हर एक के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, कभी कहीं पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बाजू। तो अगर ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो बिल्कुल, इसको बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस वो हैं जो डॉक्टर देखते हैं, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको क्रीज वाला बताया। सिमिलरली जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट बोलेगा सांस चढ़ रही है, दम हो रहा है, हार्ट बीटिंग हो रही है, रेसिंग ऑफ हार्ट हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही है। जब ऊपर उठेंगे उसको चक्कर आएंगे, गिडीनेस होगा, ब्लैकआउट्स, आंखों के आगे अंधेरा आएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है टिश्यूज को ऑक्सीजनेशन पहुंचाता है। जब वो सिस्टम ही फेल है तो ऊपर उठेगा तो चक्कर आएगा, गिर जाएगा। राइट। तो देर, और उसके बाद जब हीमोग्लोबिन ज्यादा कम होता जाएगा, सांस ज्यादा चढ़ती रहेगी, पाँव में स्वेलिंग हो जाएगी, मुंह पर स्वेलिंग हो जाएगी, खासकर उसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। हार्ट को पंप करते करते हार्ट के ऊपर दबाव है, वो बोल रहा है कि नहीं, इसको ऑक्सीजनेशन वाला जो है वो प्रॉब्लम है, हार्ट को डबल काम करना पड़ जाए। इसलिए खून को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हम इसको इग्नोर नहीं करना है, अंडर भी नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट। तो वही है, हीमोग्लोबिन कम भी प्रॉब्लम से वो सिम्टम्स आएंगे, हीमोग्लोबिन ज्यादा होने से वो सिम्टम्स आएंगे। स्लगिश फ्लो होगा, इजी आसान ब्लड पूरी रगों में जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें इसके साथ तो हैं। इसमें जैसे क्योंकि हम हेमाटोलॉजी की बात करें, ब्लड की बात करें, बहुत सारे कहते हैं कि मतलब इनफैक्ट डॉक्टर्स कहते हैं कि वो रूटीन ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। हाउ नेसेसरी इज रूटीन ब्लड टेस्ट? देखिए, 18 साल की उम्र के बाद आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। पहले गाइडलाइंस थी कि अपर एज लिमिट जो है वो 62 ईयर्स थी। अब जो हेल्थ स्टैंडर्ड बेहतर होता गया, तो अपर एज लिमिट फॉर ब्लड डोनेशन इज 65 ईयर्स। इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज इट्स 75 ईयर्स, उनका हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि कहते हैं अल्ट्रासाउंड करना चाहिए रूटीन में। 2 साल की उम्र में पहली दफा अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए, देखने किडनी सिंगल किडनी है, डबल किडनी है, ट्रिपल किडनी तो नहीं है, या लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हर 2 साल के बाद तकरीबन एक शख्स को ऑलमोस्ट 20 साल की उम्र के बाद तो सबको तकरीबन अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। और कहीं भी अगर कुछ सिम्टम्स हो, जैसे मैंने बता दिया, चक्कर आना, ब्लैकआउट हो जाना, कहीं देखा तो पेल हो रहा है आदमी, उसके कलर में चेंज आ रहा है, तो उस दौरान सीबीसी करवा देना चाहिए साल में 2-3 दफा। ये अगर पैरामीटर्स जैसे पीरियडिक सेल्फ असेसमेंट आदमी अपने आप को देखना चाहिए। शीशे पे कई दफा देखते हैं, टंग का कलर अर्ली डिटेक्शन, अगर कोई डिसऑर्डर हो, इट्स बिल्कुल वो जल्दी अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल खून कम हो चुका होता है, 5 ग्राम 4 ग्राम खून रह गया, उनकी आई साइट खत्म हो जाती है, रेटिनोपैथी बोलते हैं, हाइपोक्सिक रेटिनोपैथी। क्योंकि जो एक रेटिना है उसके ऊपर एक इमेज बनती है, वहां ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता नहीं है, विद रिजल्ट वहां पे लॉस ऑफ विजन हो सकता है। ब्लड कम होने से लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। मैंने तो कई सारे लोग ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं हमने 10 साल से तो कोई टेस्ट ही नहीं करवाया है, 12 साल से कोई टेस्ट। बट इज इट डेंजरस, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? क्योंकि अगर कोई डिसऑर्डर भी हो वो तो जल्दी पता नहीं चल पाएगा। पहले सालों के साल लोगों को इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे। आज तो डिजिटल जमाना है, तो अब लोगों के पास नॉलेज भी बढ़ती रहती है। जैसे आपके इस डिस्कशन से हमारे से पब्लिक में और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन था बेसिकली कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर लेते हैं। राइट। कुछ सिम्टम्स डेवलप हो, जैसे मैं बताऊंगा डायबिटीज की सिम्टम्स होती है, उसको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। जबान का खुश्क होना, पेशाब ज्यादा आना, थकावट होना, टायर्डनेस होना, तो उसको डेफिनेटली ब्लड शुगर्स करवा देने चाहिए।
अगर वो नहीं करेंगे तो लेटर ऑन पता चलता है तब तक किडनीज डैमेज हो चुके होते हैं, किडनी फेलियर में जा जाते हैं, राइट, आई साइट उनमें भी खत्म हो सकती है, राइट, रेटिनोपैथी हो सकती है, तो नेफ्रोपैथी हो सकती है। तो एग्जैक्टली, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर कहीं भी आपको कोई कहीं ना कहीं कभी मेडिकल कैंप्स चल रहे होते हैं, वहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं, करा लेना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं, अगर अपने आपको कहीं ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर साहबान को आप बताएंगे कि ये सिम्टम्स है, मुझे लगता है मैंने ये पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें मुझे ये हार्ट बीटिंग ज़्यादा हो रही है, मुझे सांस ज़्यादा चढ़ रही है, मेरा कलर भी थोड़ा, मुझे घर वाले बोलते हैं, फलाना बोलता है कलर पेल हो रहा है, तो या मैं शीशे में देखता हूँ मेरा कलर तो उस सूरत में तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सिंपल सी दवाई खाने से आपका एनीमिया करेक्ट हो सकता है। खासकर मैं फीमेल्स के लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जो फीमेल्स में फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि हमें हर औरत को हर महीने में फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस जो होते हैं उनमें 7 to 10 डेज आयरन की टेबलेट खानी चाहिए। औरत को ना चांदी चाहिए ना सोना चाहिए, उनको सबसे पहले अच्छी वाली आयरन की टेबलेट चाहिए, ताकि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज द आयरन पिल और द टेबलेट, जिससे खून बनेगा। हम बोलेंगे तो पालक खाओ, सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ हैं, मगर वो इलाज नहीं करेंगे। ये रिप्लेसमेंट एक सपोर्ट के लिए आयरन की टेबलेट, वो आयरन जो टॉलरेबल होगा। पहले आयरन अच्छे वाले नहीं थे, अब लाइपोसोमल आयरन और सक्रोसोमल आयरन आए हैं, बहुत सेफ होते हैं, गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। पहले वक्त हम आयरन की टेबलेट खाते थे तो इमीडिएटली जो ही खाए नाशिया वोमिटिंग हो जाता था, गैस्ट्राइटिस हो जाता था। तो अब प्रेगनेंसी में भी मैंने उस टाइप के आयरन देखे हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो उन लोगों को, खासकर प्रेग्नेंट वुमन को, तो तकरीबन 3 महीने के बाद आयरन खाना है। 100 टेबलेट्स आयरन की खानी होती है। और लैक्टेटिंग वुमेन्स को भी, जो औरत दूध पिला रही होती है, बच्चों को आयरन की उसकी कमी होती है, तकरीबन उसको भी आयरन लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि प्रेगनेंसी का जिक्र चला तो हेमाटोमा, इज इट अलार्मिंग, क्या इशू है ये वुमेन्स के लिए? बिल्कुल, जो प्रेगनेंसी है एक हाइपरकोगुलेबल स्टेट है। अगर औरतें एक्सरसाइज वॉक वगैरह नहीं करेंगी, मान लीजिए एक ही जगह हम बैठे रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी टांगों में पूरा इस टाइम मान लीजिए ज्यादा ब्लड हमारा इस टाइम टांगों की तरफ जा रहा है, ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं, राइट। तो मूवमेंट इज मेडिसिन। हमें हर 20 मिनट के बाद उठ के चलना चाहिए। बिल्कुल। वी हैव स्मार्ट वॉइस बोलती है भाई आफ्टर 20 मिनट्स यू मूव, गो ऑन मूवमेंट। क्यों? अगर मूवमेंट नहीं करोगे तो खून क्लॉट हो जाता है, और क्लॉटेड ब्लड जो है डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं। उसी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है डिलीवरी के बाद, एक नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी के बाद विदिन 7 वीक्स तक उसका एक पाँव मतलब है कब्र में होता है, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें खतरात होते हैं, ये डीवीटी की वजह से उनमें कहीं भी एम्बोलिज्म हो सकता है। एक क्लॉट जो होता है वो लंग्स में चला जाता है, एकदम ब्लॉक कर सकता है और डेथ तक कर सकता है। सो प्रेगनेंसी में अगर आपके डॉक्टर साहिबान उनको एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, कुछ एस्प्रिन लाइक ड्रग्स होती हैं, मशवरे के बगैर तो नहीं लेना, कुछ इनॉक्सीपैरिन होती है एंटीकोगुलेंट्स, वो देने चाहिए होते हैं। तो क्लॉट का जो है इसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है और अच्छी है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे डिसऑर्डर्स की हमने बात की, एनीमिया हो, ल्यूकीमिया हो, और या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, डू यू थिंक कि लोगों को आज के ज़माने में मतलब इसकी नॉलेज है एंड दे आर मतलब स्टिकिंग टू इट और दे आर गेटिंग इट चेक? देखिए, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, एक होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर, एक होता है कोगुलेशन डिसऑर्डर। एक कंडीशन होती है उसको हम हीमोफिलिया बोलते हैं, कुछ कंजेनाइटल भी होता है हीमोफिलिया, यानी कि उनका ब्लड पानी की तरह रहता है, खून जमता ही नहीं है, उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, उनका डिसेबिलिटी हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू वॉक। हीमोफिलिया एक कंडीशन है। वो हो गया फैक्टर्स डिसऑर्डर्स होते हैं, वो कंजेनाइटल होता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। वान विली ब्रांड डिजीज है, एक एक्वायर्ड कंडीशन होती है, उसमें भी औरतों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होती है जब तक वो फैक्टर्स न दिए जाए। सिमिलरली प्लेटलेट्स हैं, इनका काम है ब्लड को क्लॉट करना। आप मॉर्निंग पे ब्रश कर रहे हैं, आपको अचानक दांतों से ब्लीडिंग हो रही है, आपको नोट करना चाहिए, हाँ देयर इज समथिंग एरर विद माय गम्स में या पैथोलॉजी है, तो या तो डेंटिस्ट को दिखाना है, डेंटिस्ट आगे बताएंगे सीबीसी करा दो, बेसिक डॉक्टर को दिखा देंगे, सीबीसी करेंगे, देखेंगे प्लेटलेट कम तो नहीं है। बिल्कुल, लोगों को ये जानकारियां बढ़ती जा रही हैं, मोस्टली डिजिटल ज़माना होने की वजह से कुछ लोग सुनते हैं तो उनको अवेयरनेस ज़्यादा होती जाती है, और बेहतर है कि एवेलुएट करवा लेना चाहिए उनको,
तो ये चीजें हैं कि कहीं भी जैसे प्लेटलेट कम हो जाते हैं, हम्म। कहीं ना कहीं दाग पड़ जाते हैं, ब्रश करने से ब्लीडिंग आ सकती है, नक्सीर आती है, वो ईएनटी के पास जाते हैं, वहां प्लगिंग करते हैं, वो बोलते हैं भाई आप जाओ सीबीसी कराओ, सीबीसी किया तो वहां देखे प्लेटलेट्स कम है। तो प्लेटलेट्स भी क्या होता है, प्लेटलेट क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी एक लिमिट होती है। मैं आपको ब्रीफ बताने की कोशिश करूंगा कि जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज होता है, अगर 1 लाख पर क्यूबिक एमएम से प्लेटलेट कम होंगे तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख to 3.5 लाख होना चाहिए, अगर उनसे ज्यादा 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम से प्लेटलेट ज्यादा होंगे तो दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट ज्यादा है, उससे भी खून को क्लॉट बन सकता है, हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो सकती है। तो ज्यादा प्लेटलेट भी प्रॉब्लम है, लो प्लेटलेट भी प्रॉब्लम है। जैसे डेंगू फीवर होता है, इस तरीके से कुछ डिजीजेज हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। कुछ भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उनमें WBCs भी कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। और इन्फेक्शन जो है खासकर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन से कम हो जाते हैं। कहीं सीबीसी किया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल रहा है, TLC किया, देखा भाई वहाँ तो प्लेटलेट्स भी कम है, उसके WBCs कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, उसको पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो तीनों सेल्स का सीरीज जब होगा कम तो पैनसाइटोपिनिया बोल सकते हैं। तो कई दफा होता है आइसोलेटेड, खाली उनको आरबीसीज नहीं बनते हैं, बोन मैरो में प्रॉब्लम है, आरबीसीज जब नहीं बनेंगे प्योर रेड सेल एप्लेसिया भी हो सकता है, खून में बिल्कुल कमी आ सकती है, खून बनता नहीं है। ऐसी सिचुएशन जो एडवांस हो जाती है उनको कहीं ना कहीं बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की नौबत पड़ सकती है। क्योंकि आपने प्लेटलेट्स का जिक्र किया डॉक्टर साहब, मेरे पास मुझे एक केस याद पड़ा कुछ साल पहले। देयर वाज वन गर्ल, आई थिंक शी वाज 7-8 इयर्स ओल्ड। तो वो तो मेरी उनके पेरेंट्स से बात हुई तो दे वर सेइंग कि इनको प्लेटलेट्स का इशू है। अगर नॉर्मली भी उनको कोई टच करता था उस बेबी को तो उनका जल्दी नाक से ब्लीडिंग हो जाता था। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स को पूछा, दे सेड कि बिल्कुल इनका इनबॉर्न ये प्रॉब्लम है प्लेटलेट्स का। तो ऐसा होता है क्या, इनबॉर्न होता है? और उनकी वो ब्लीडिंग रुकती नहीं थी जब तक वो कुछ हॉस्पिटल नहीं जाते थे और दे वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। exactly. इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा, प्लेटलेट हमें ब्लड बैंकों में बनाए जाते हैं, प्लेटलेट हार्वेस्ट किए जाते हैं और प्लेटलेट डोनेट किए जाते हैं। हेल्दी डोनर प्लेटलेट डोनेट करता है, ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स अवेलेबल भी होते हैं। तो जब प्लेटलेट काउंट इतना कम हो जाए, मान लीजिए मैंने देखा प्लेटलेट काउंट 1। और ये जो यहाँ पे ये भी पूछूंगा, ये जो प्लेटलेट वाला इशू है, जैसे अभी वो यंग एज में है जो जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ें एज के साथ मतलब इम्प्रूव होती हैं या दिस वुड रिमेन फॉर द लाइफ टाइम? देखिए, एक तो ये कंजेनाइटल है, मे बी इन रेयर केसेस ये तो थ्रू आउट लाइफ भी रह सकती है, प्लेटलेट डिपेंडेंट भी रह सकते हैं। जैसे एक कंडीशन है थैलासीमिया मेजर। थैलासीमिया मेजर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको महीने में 2 दफा ब्लड चढ़ाना पड़ता है। थैलासीमिया मेजर कश्मीर में तकरीबन एपिसोड इसके कम है, जम्मू में ज्यादा है। तो थैलासीमिया वाले जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ भी है, ठीक सर्वाइव करते हैं बिल्कुल, लेकिन हर महीने में 2 दफा उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, अगर नहीं चढ़ाएंगे उनका हीमोग्लोबिन फॉल हो जाता है और वैसे ही सांस चढ़ना, दम हो जाना, स्वेलिंग हो जाना और बहुत सारे कंसंट्रेशन पावर नहीं रहेगा, तो उनको मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है। सिमिलरली प्लेटलेट डिसऑर्डर्स रेयर केसेस में लाइफ लॉन्ग प्लेटलेट्स देने पड़ेंगे, मगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जो है, प्लेटलेट लगाने के बाद उनकी उम्र तकरीबन 7 से 10 दिन तक रहती है, उसके बाद दोबारा। लेकिन उसकी असली वजह ढूंढनी है, क्या ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से उसका रिकवरी हो सकती है। जरूरी नहीं है उम्र भर उसको प्लेटलेट लगाने पड़ेंगे। बोन मैरो मिसमैच नहीं होना चाहिए। मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब होगा उसके बोन मैरो, उसके प्लेटलेट्स बनने स्टार्ट हो सकते हैं ऑटोमेटिकली विद दैट। तो देयर इज होप। ड्रग्स भी हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, देयर इज होप, देयर इज होप कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है उस बच्ची के लिए भी। खासकर वो बच्चे जिनको थैलेसीमिया क्या मेजर है वो तो ब्लड डिपेंडेंट होते हैं हमेशा लाइफ लॉन्ग, राइट। वो खासकर फीमेल्स में वो कैरियर होते हैं, मेल्स आर अफेक्टेड। फीमेल्स में वो नहीं होता है, हेमोफिलिया नहीं होता है, मेल्स में होता है ज्यादा, बोन डिसऑर्डर्स उनके हो जाते हैं। बिल्कुल। और लास्ट में डॉक्टर साहब ये चीज़ पूछूंगा कि हमारी डाइट, लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ के लिए, मतलब विच मे बी अफेक्ट्स आवर ब्लड डिसऑर्डर या कॉजेज ब्लड डिसऑर्डर? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अनीमिया के बारे में बताऊंगा। जो जी। हमारी फीमेल्स हैं, जो भी औरतें हैं, उनको तो जो फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस होते हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए विद द आयरन पिल और द टैबलेट्स वगैरह। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है, 2 ग्राम वाली हीमोग्लोबिन वाली औरतें भी मैंने देखी हैं, उनको ब्लड लगाने पड़े 5-5, 6-6 पॉइंट ब्लड लगाने पड़ते हैं। राइट। तो चाहिए तो अपना ब्लड बनना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल। ट्रिक्स चाहिए। उसके लिए पहले आपको देख लेना है, एवेलुएट करना है हीमोग्लोबिन कम, फॉल हीमोग्लोबिन क्यों हुआ है। हमें एक टेस्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आयरन प्रोफाइल, सीरम आयरन और सीरम फेरिटिन। हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर 5 इंच की कील के बराबर आयरन होता है, यानी कि 5000 मिलीग्राम आयरन होता है। बिल्कुल। अगर वो आयरन कम है तो हमें आयरन देना चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज जो डाइट है, डाइट से ट्रीटमेंट नहीं होगा, डाइट से एक मेंटेनेंस जैसे हो सकती है। राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो औरतें जिनको फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉसेस होते हैं उनको आयरन टैबलेट लेनी चाहिए, और प्रेगनेंसी में 100 डेज का आयरन देना जरूरी है। राइट। और जैसे आप अक्सर ये देखेंगे कि भाई मैं तो डाइट खा रहा हूँ, अच्छी डाइट खा रहा हूँ, तो चावल खाने से, बत्ता खाने से उसमें तो आयरन होता नहीं, दूध पीने से नहीं होता है उसमें आयरन। बिल्कुल। वेजिटेबल्स जो हैं उनको बोलते हैं नॉन हीम आयरन और हीम आयरन। हीम आयरन जो है मीट एंड मीट प्रोडक्ट से मिलेगा। रेड मीट से खून बन सकता है, लीवर, स्प्लीन वगैरह जो है अंदर का इंटरनल ऑर्गन मीट से बन सकता है। सिमिलरली आप देखिए फिश से बनेगा, अंडों से बनेगा। और नॉन हीम आयरन, जंक फूड वी कैन से वी शुड अवॉइड इन जनरल। जंक फूड से एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना? देखो आयरन और कैल्शियम इकट्ठे देना भी नहीं है। बिल्कुल। आयरन की टेबलेट के साथ अगर हम दूध पी लेंगे तो वो कंट्रास्ट, आपस में उनकी फाइट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, एब्जॉर्ब, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो आयरन की टेबलेट जो खानी है वो बेड टाइम पे लेनी होती है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी होती है। लेमन जूस के साथ घर का बना के उसको साथ लेना, ताकि आयरन एब्जॉर्ब होगा। कई लोगों को आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। अगर आप आयरन दे भी रहे हैं, मैं पेशेंट को आयरन दे रहा हूँ, उनका हीमोग्लोबिन राइज नहीं हो रहा है, बिकॉज उनका फॉल्टी टेक्निक है, वो गलत तरीके से आयरन खा रहे होंगे। उनको वो आइडिया, वो चाय के साथ खाएंगे, चाय का और आयरन का आपस में कंट्रोवर्सीज है। सो आयरन फाइटेट्स वगैरह जो है, फाइटेट्स वगैरह जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हाँ पब्लिक में ये चीज़ है। वेजिटेबल्स जैसे हैं, रेड फ्रूट्स खाने से खून बनता है, ग्रीन फ्रूट्स खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, येलो फ्रूट्स खाने से उम्र लंबी होती है। तो क्या खाना चाहेंगे? बेसिकली मिक्सड खाना चाहिए, 7 कलर के खाना चाहिए, रेनबो फ्रूट्स खाने चाहिए। रेनबो फ्रूट्स का मतलब है धनक की तरह 7 कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए। खासकर फीमेल्स में आयरन वाली चीजें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अगर आपके डॉक्टर साहबान ने आपको आयरन की टेबलेट प्रिस्क्राइब की है, आपको खासकर फीमेल्स को मैं बताऊंगा, वी हैव फीमेल्स ब्लड डोनर्स। हाँ, अपने आप को औरतें अच्छा अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं, बिल्कुल। देयर आर फीमेल्स जो 45 टाइम्स उन्होंने ब्लड डोनेट किया। ये नहीं है हमको ब्लड लॉस होता है, फिजियोलॉजिकल ब्लड लॉस होता है, लेकिन उसको मेंटेन करने की जरूरत है। तो वेरी सिंपल, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। हमारी दुआ है कि आपके इस चैनल के थ्रू पब्लिक में ये जानकारी ज़्यादा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। वेलकम वेलकम।